नमस्कार मित्रों। अल्बर्ट आइंस्टाइन अमेरिका के एक महान और अपने समय के सबसे बुद्धिमान वैज्ञानिकों में से एक थे, जिन्हें उनके प्रसिद्ध समीकरण E=mc² के लिए जाना जाता है, जिसका उपयोग आज परमाणु बम बनाने के लिए किया जाता है। उनके जीवन के कुछ ऐसे तथ्य थे जो आज शायद ही कोई जानता हो। आज मैं आपको उनके जीवन से जुड़े कुछ अनजान तथ्यों के बारे में बताने जा रहा हूँ, तो वीडियो को अंत तक देखिए। धन्यवाद। आइंस्टाइन बचपन में मैथ्स में फेल नहीं हुए थे। अंडर अचीविंग स्कूल के बच्चों ने लंबे समय से इस दावे में हल निकाला है कि आइंस्टाइन एक युवा के रूप में गणित में फेल हुए थे, लेकिन रिकॉर्ड्स बताते हैं कि वास्तव में वह अनिच्छुक छात्र नहीं थे। उन्होंने म्यूनिच में अपने स्कूल के दिनों के दौरान उच्च ग्रेड्स प्राप्त किए और केवल वे अपने शिक्षकों द्वारा मांगे गए यांत्रिक अनुशासन के रूप में वर्णित किए जाने से निराश थे। भविष्य में नोबेल पुरस्कार विजेता ने 15 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया, लेकिन इससे पहले वह अपनी कक्षा में लगातार शीर्ष पर थे और इसे जटिल गणितीय और वैज्ञानिक अवधारणाओं की समझ के लिए एक विलक्षण चीज माना जाता था। कोई नहीं जानता कि उनकी पहली बेटी के साथ क्या हुआ। 1896 में आइंस्टाइन ने अपनी जर्मन नागरिकता त्याग दी और ज्यूरिच में स्विस फेडरल पॉलिटेक्निक स्कूल में दाखिला लिया। वहां उन्होंने सर्बिया से मूल रूप से साथी भौतिक विज्ञानी मिलेवा मैरिक के साथ एक भावुक प्रेम संबंध शुरू किया। इस दंपति ने बाद में शादी की और स्नातक होने के बाद उनके 2 बेटे हुए, लेकिन अपनी शादी के 1 साल पहले मैरिक ने एक अवैध बेटी को जन्म दिया जिसका नाम लाइसेल था। आइंस्टाइन ने कभी भी अपने परिवार से उस बच्ची के बारे में बात नहीं की और जीवनीकार भी 1980 के दशक के उत्तरार्ध में अपने निजी कागजात की जांच तक उसके अस्तित्व के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। कुछ विद्वानों का मानना है कि 1903 में लाइसेल की मृत्यु स्कारलेट ज्वर से हुई थी, जबकि अन्य का मानना है कि वह बीमारी से बची थी और उन्हें मैरिक के मूल सर्बिया में गोद लेने के लिए छोड़ दिया गया था। एकेडेमिया में नौकरी पाने के लिए आइंस्टाइन को 9 साल लग गए। आइंस्टाइन ने जूरिच पॉलिटेक्निक में अपने वर्षों के दौरान अपनी प्रतिभा की चमक दिखाई, लेकिन उनके विद्रोही व्यक्तित्व और कक्षा में न रहने की उनकी प्रवृत्ति को उनके प्रोफेसर ने देखा और 1909 में उनकी स्नातक की पढ़ाई की सिफारिश कम कर दी। युवा भौतिक विज्ञानी ने बाद में बर्न में बसने से पहले शैक्षणिक स्थिति में 2 साल बिताए। हालांकि काम का समय आइंस्टाइन के लिए एकदम सही साबित हुआ, जिन्होंने पाया कि वह कुछ ही घंटों में अपने कार्यालय के कर्तव्यों को पूरा कर सकते हैं और शेष दिन अपने लेखन और अनुसंधान करने में बिता। 1905 के समय को अक्सर उनका चमत्कार वर्ष कहा जाता है। छोटे पद पर कार्य कर रहे क्लर्क ने 4 क्रांतिकारी लेख प्रकाशित किए, जिन्होंने अपने प्रसिद्ध समीकरण E=mc² और विशेष सापेक्षता के सिद्धांत को पेश किया। उन्होंने अपनी पत्नी को उनके तलाक के निपटापन के हिस्से के रूप में नोबेल पुरस्कार दिया। 1910 के दशक की शुरुआत में मिलेवा मैरिक से शादी करने के बाद आइंस्टाइन ने अपने परिवार को बर्लिन छोड़ दिया और अपनी चचेरी बहन एल्सा के साथ एक नया रिश्ता शुरू किया। 1919 में उन्होंने और मैरिक ने आखिरकार कई सालों के बाद तलाक ले लिया। उनके अलग होने के समझौते के तहत आइंस्टाइन ने उन्हें एक वार्षिक वजीफा देने का वादा किया था। नोबेल पुरस्कार से उन्हें जो भी पैसा मिल सकता था, जो कि उन्हें अति विश्वास था कि वह अंततः जीतेंगे। मैरिक सहमत हो गई और आइंस्टाइन ने बाद में 1922 में फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव पर अपने काम के लिए एक छोटा सा भाग्य सौंप दिया। तब तक वह पहले ही एल्सा से दोबारा शादी कर चुके थे, जो 1936 में उनकी मृत्यु तक उनकी पत्नी बनी रही। एक सूर्य ग्रहण ने आइंस्टाइन को विश्व प्रसिद्ध बनाने में मदद की। 1915 में आइंस्टाइन ने सामान्य सापेक्षा के अपने सिद्धांत को प्रकाशित किया, जिसमें कहा गया था कि गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र अंतरिक्ष और समय के ताने बाने में विकृतियां पैदा कर रहा है। क्योंकि यह भौतिकी के नियमों का इतना साहसिक पुनर्लेखन था, यह सिद्धांत मई 1919 तक विवादास्पद रहा। जब कुल सूर्य ग्रहण ने अपने दावे का परीक्षण करने के लिए उचित परिस्थितियां प्रदान की कि एक सुपरमैसिव ऑब्जेक्ट, इस मामले में सूरज, इसके पास से गुजरने वाली तारों में औसत दर्जे का वक्र पैदा करेगा। आइंस्टाइन के सिद्धांत को एक बार और सभी अंग्रेजी खगोल विज्ञानी आर्थर एडिंगर ने पश्चिमी अफ्रीका के तट की यात्रा करने और ग्रहण की तस्वीर साबित करने की आशा की। चित्रों का विश्लेषण करने पर उन्होंने पुष्टि की कि सूर्य के गुरुत्वाकर्षण ने प्रकाश को लगभग 1.7 चाप सेकंड के द्वारा ठीक दर्शाया है, जैसा कि सामान्य सापेक्षा द्वारा भविष्यवाणी की गई थी।
समाचार ने आइंस्टाइन को रातों रात सेलिब्रिटी बना दिया। समाचार पत्रों ने उन्हें सर आइजैक न्यूटन के उत्तराधिकारी के रूप में सम्मानित किया और वे ब्रह्मांड के बारे में अपने सिद्धांतों पर व्याख्यान देते हुए दुनिया की यात्रा पर गए। FBI ने दशकों तक उन पर जासूसी की। 1936 में हिटलर के सत्ता में आने से कुछ समय पहले आइंस्टाइन ने अमेरिका के लिए बर्लिन छोड़ दिया और प्रिंसटन न्यू जर्सी में इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस स्टडी में एक पद ग्रहण किया। शांतिवादी नागरिक अधिकारों और वामपंथी कारणों के लिए उनके समर्थन ने एडगर हूवर की FBI से पहले ही संदेह खींच लिया था और अमेरिकी तटों पर उनके आगमन के बाद ब्यूरो ने लॉन्च किया, जो अंततः 22 साल की निगरानी अभियान बन जाएगा। एजेंटों ने भौतिक विज्ञानी की फ़ोन कॉल सुनी और उनका मेल खोल दिया और उसे तोड़फोड़ के माध्यम से उसे एक विध्वंसक या सोवियत जासूस के रूप में देखने की आशा में जड़ दिया। उन्होंने यहाँ तक की युक्तियों की जांच की कि वह एक डेथ रे का निर्माण कर रहे थे। यह परियोजना खाली हाथ आई थी, लेकिन 1955 में आइंस्टाइन की मृत्यु हो गई। उनकी FBI फाइल में कुल 1800 पृष्ठ थे। आइंस्टाइन ने परमाणु बम के निर्माण का आग्रह किया और बाद में परमाणु निरस्त्रीकरण के प्रस्तावक बन गए। 1930 के दशक में आइंस्टाइन को पता चला कि नए शोध ने परमाणु बम बनाने की दिशा में जर्मन वैज्ञानिकों को एक रास्ते पर ला खड़ा किया है। नाजियों के हाथों में एक प्रलय का दिन होने की संभावना ने उन्हें अपने शांतिवादी सिद्धांतों को अलग करने के लिए राजी कर लिया और उन्होंने हंगरी के भौतिक विज्ञानी लियो szilard के साथ टीम बनाई, जिन्होंने उन्हें राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को एक पत्र लिखने में मदद करने के लिए कहा। हालांकि आइंस्टाइन ने मैनहट्टन परियोजना में सीधे भाग नहीं लिया, लेकिन बाद में उन्होंने हिरोशिमा और नागासाकी बम विस्फोटों में अपनी छोटी भूमिका के बारे में गहरा खेद व्यक्त किया। वह हथियारों के परीक्षण और एकीकरण विश्व सरकार पर परमाणु निरस्त्रीकरण नियंत्रणों का एक अधर्मी अधिवक्ता बन गए। उन्हें इजराइल का राष्ट्रपति बनने के लिए कहा गया। हालांकि परंपरागत रूप से धार्मिक आइंस्टाइन ने अपनी यहूदी विरासत से गहरा संबंध महसूस नहीं किया और अक्सर वे यहूदी विरोधी के खिलाफ बात करते थे। वह कभी भी कट्टर राष्ट्रवादी नहीं थे, लेकिन जब 1952 में राज्य के प्रमुख चैम विज़मैन की मृत्यु हो गई तो इजराइल सरकार ने उन्हें राष्ट्र के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त करने की पेशकश की। 73 वर्षीय ने सम्मान में गिरावट में बहुत कम समय बर्बाद किया। मेरा सारा जीवन मैंने वस्तुनिष्ठ मामलों से निपटा है। आइंस्टाइन ने इजराइल के राजदूत को एक पत्र में लिखा, इसलिए मुझे लोगों के साथ व्यवहार करने और आधिकारिक कार्य करने के लिए प्राकृतिक योग्यता और अनुभव दोनों की कमी है। आइंस्टाइन का मस्तिष्क उनकी मृत्यु के बाद चोरी हो गया था। आइंस्टाइन की मृत्यु अप्रैल 1955 में पेट की महाधमनी विस्फार से हुई। उन्होंने अनुरोध किया था कि उनके शरीर का अंतिम संस्कार किया जाए, लेकिन एक विचित्र घटना में प्रिंसटन पैथोलॉजिस्ट थॉमस हार्वे ने अपने शव परीक्षण के दौरान उनके प्रसिद्ध मस्तिष्क को हटा दिया और इसे उनके प्रतिभा के रहस्यों को अनलॉक करने की उम्मीद में रखा। बाद में आइंस्टाइन के बेटे से अनिच्छुक स्वीकृति को जीतने के बाद हार्वे ने मस्तिष्क को टुकड़ों में काट दिया और अनुसंधान के विभिन्न वैज्ञानिकों को भेजा। 1980 के दशक से इस पर मुट्ठी भर अध्ययन किए गए हैं, लेकिन अधिकांश खारिज या बदनाम हो चुके हैं। शायद सबसे प्रसिद्ध 1999 में आया, जब एक कनाडाई विश्वविद्यालय की एक टीम ने विवादास्पद पत्र प्रकाशित किया जिसमें दावा किया गया कि आइंस्टाइन ने अपने पार्श्वीय लोब पर गणितीय और स्थानीय क्षमता से जुड़े मस्तिष्क के एक हिस्से पर असामान्य सिलवटों को रखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं और फॉलो कीजिए मेरा फेसबुक पेज रियल हिस्टोरिकल फैक्ट्स और फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे surya.nyk और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।